आज से लगभग 2300 साल पहले जब दुनिया की सभ्यताएं अभी बस ही रही थी, तब भारतवर्ष अपनी कहानी का एक सुनहरा अध्याय लिख रहा था। एक ऐसी कहानी जो आज भी लीडरशिप और मोटिवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। 304 बीसी मतलब आज से तकरीबन 2300 साल पहले आधी रात मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जहां अब बिहार का पटना है, उसके राजमहल में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र सम्राट बिंदुसरा और सुभाद्रागी का पुत्र था। उसका नाम था अशोका, जो महान चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। एक ऐसा बालक जिसे इतिहास द ग्रेट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया के रूप में याद करता है। युवराजों में सबसे बड़ा सुसीम बिंदुसरा का पसंदीदा बेटा था। सुसीम सुंदर, अहंकारी और राजनीति में तेज था, पर अशोका के अंदर एक अलग ही लीडरशिप की क्वालिटी और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस थी, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे थे। बचपन से ही अशोका को नजरअंदाज किया गया। उसकी माँ सुभद्रांगी, जो एक साधारण परिवार से थी, जानती थी कि सिंहासन तक पहुंचने के लिए सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि काबिलियत और एथिक्स चाहिए। वो अशोका को छिप छिप कर राजनीति, कूटनीति और धर्म ग्रंथों से मोरल एजुकेशन देती थी। अशोका ने सिर्फ युद्ध कला में मास्टरी नहीं हासिल की थी, बल्कि वेदास और उपनिषद के गहरे सत्यों को समझने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया था। यही उनका पहला सेल्फ डेवलपमेंट एंड लीडरशिप फेज था। धीरे धीरे समय ने अपनी करवट बदली और अशोका की शोहरत राजमहल की दीवारों से बाहर फैल गई। जब तक्षशिला में विद्रोह की आग भड़की तो ये बिंदुसरा के लिए एक कठिन मैनेजमेंट चैलेंज था। सुसीम ने जाने से मना कर दिया, पर सिर्फ 18 साल का अशोका बिना डरे उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। जब वो वहां तक्षशिला पहुंचा तो उसने देखा कि विद्रोह सिर्फ सैनिकों का नहीं था, बल्कि आम जनता का असंतोष था। उसने विद्रोहियों को सीधे युद्ध में हराने के बजाय उनसे बातचीत की। अशोका ने टैक्सेस में राहत दी, राज्य के फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारने की कोशिश की और लोकल बिजनेस को सपोर्ट दिया। ये भारत के इतिहास की पहली इकोनॉमिकल रिफॉर्म पॉलिसी मानी जाती है। उसने राज्य में सुधार किए, जिसके कारण जनता ने उसे भगवान के दूत की तरह पूजा और लोग उसे शांति और जस्टिस के दूत कहकर पूजने लगे। इस सफलता ने सुसीम की जलन को और बढ़ा दी। राजमहल में अशोका के खिलाफ साजिशें बनने लगी और अशोका को उज्जैन का गवर्नर बनाकर दूर भेज दिया गया। उज्जैन में अशोका ने न सिर्फ गवर्नेंस को मजबूत किया, बल्कि एक नॉर्मल मर्चेंट की बेटी देवी से मोहब्बत की और उनसे शादी की। उज्जैन उस समय एक प्रॉस्परस ट्रेड हब था, जहां से गोल्ड, स्पाइसेस और टेक्सटाइल बिजनेस पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक होते थे। अशोका ने उन्हीं ट्रेड रूट को सिक्योर करके अपने एम्पायर की इकोनॉमी और बिजनेस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया। जब बिंदुसरा की सेहत बिगड़ने लगी, तब सुसीम बहुत दूर था और अशोका को वापस बुलाया गया। उसके बाद 273 बीसी में बिंदुसरा की मौत हो गई। बिंदुसरा के मरते ही पाटलिपुत्र में राजमहल की खूनी साजिशें शुरू हो गई। सुसीम की साइड के मंत्रियों ने अशोका को हटाने की कोशिश की, पर अशोका ने अपनी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और क्विक मिलिट्री प्लानिंग से दरबार पर कब्जा कर लिया। उसने पाटलिपुत्र में आने वाले सभी गेट को बंद कर दिया और अपनी वफादार सेना को राजमहल में तैनात कर दिया। हर राजकुमार अपनी सेना लेकर सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था, पर किसी के पास बुद्धि नहीं थी, चालाकी नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, जैसी अशोका के पास थी। सुसीम, जो बड़ा भाई और बिंदुसरा का प्रिय था, अशोका को राजवंश का कलंक मानता था, क्योंकि अशोका की माँ एक साधारण कुल से आई थी। 4 साल तक गृह युद्ध चलता गया और भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। रात में महल के गलियारों में साजिशें होती और सुबह मैदान में खून बहता। अशोका ने एक एक करके अपने भाइयों को खत्म कर दिया। कहीं को तो उसने राजनीतिक चाल से मारा और कहीं को उसने अपनी तलवार से सीधा काट दिया। उनके आदेश पर पाटलिपुत्र की गलियों में सिरों के ढेर लगाए गए, ताकि लोग देख सके कि जो मौर्य साम्राज्य से टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। अशोका ने अपने 99 भाइयों को एक एक करके हराया। सिर्फ एक छोटा भाई तिस्सा, जिसे अशोका प्यार करता था, वो बच गया। बाकी सब ने या तो समर्पण किया या मौत पाई। ये लड़ाई इतनी खूनी थी कि पाटलिपुत्र के महल के फर्श पर जो खून के दाग थे, वो महीनों तक दिखते रहते थे। कहा जाता है कि उस रात जब आखिरी विरोधी भाई मारा गया तो उसका सिर अशोका के सामने लाया गया। अशोका ने कहा, अब कोई मौर्य मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। और तभी दरबार के अंदर से एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, अब आप सम्राट बन गए हैं, लेकिन आज से इतिहास आपको चंड अशोक के नाम से याद करेगा। वो राजा जिसने अपना ही वंश मिटा दिया। उस दिन से उसका नाम पड़ गया चंड अशोक, मतलब क्रूर, निर्दयी और खून से लथपथ सम्राट। उसकी आंखों में ताज था, लेकिन आत्मा में अहंकार।
यही वो दौर था जब उसने सत्ता के लिए इंसानियत को कुर्बान कर दिया। दरबार के बुजुर्गों ने कहा, ये जीत नहीं, ये तो वंश का अंत है। लेकिन अशोका के लिए ये था एक पॉलिटिकल सर्वाइवल जहां दया के लिए कोई जगह नहीं थी। 268 बीसी में जब खून की नदियां रुक गई, अशोका ने अपना राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद अशोका ने अपनी सारी एनर्जी एम्पायर को पीक तक पहुंचाने में लगा दी। अशोका ने गोल्ड रिजर्व, टैक्स सिस्टम और ट्रेड रूट को रिस्ट्रक्चर किया ताकि हर सिटीजन तक इकोनॉमिकल ग्रोथ पहुंचे और प्रॉस्पेरिटी वहां तक पहुंच सके। ये उसका रियल इकोनॉमिकल लीडरशिप और मैनेजमेंट रिफॉर्म था, जिसके कारण मौर्य एम्पायर दुनिया के रिचेस्ट किंगडम में से एक बन गया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीप तक अनबीटेबल मौर्य एम्पायर था। लेकिन एक राज्य था जो झुकने के लिए तैयार नहीं था, वो था कलिंगा, जहां आज ओडिशा है। कलिंगा एक प्रॉस्परस और फ्री स्टेट था, आर्ट, ट्रेड और नेवी में एडवांस था। अशोका ने बात करके कलिंगा पर कब्जा करने की कोशिश की, पर कलिंगा उसकी बात में नहीं आया। इसीलिए अशोका के लिए कलिंगा एक पॉलिटिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक ईगो वॉर बन गया था। 261 बीसी में उसने घोषणा की, कलिंगा को धराशायी करो, कोई भी शत्रु मौर्य साम्राज्य के सामने टिक नहीं पाएगा। एक विशाल सेना, लाखों सैनिक, हाथी और घुड़सवार कलिंगा की ओर बढ़ रहे थे। धूप और धूल के बीच लोहे की तलवारों की चमक आसमान तक जा रही थी। अशोका अपने रथ पर खड़ा था और उसके पीछे पूरे साम्राज्य का शक्तिशाली ध्वज लहरा रहा था। आंखों में जीत का जुनून था और दिल में अपमान का बदला। जब सिंहनाद हुआ, धरती हिल गई, हाथियों के पैरों से मैदान कांप उठा। कलिंगा के लोगों ने हार मानकर समर्पण नहीं किया, उन्होंने अपनी धरती के लिए जान दांव पर लगा दी। औरतें, बुजुर्ग और बच्चे तक ने हथियार उठा लिए। हर एक ने अपने घर को रणभूमि बना दिया, पर अशोका की सेना ने सब तबाह कर दिया। तीर और भाले आसमान में बरस रहे थे। चीखों और धमाकों से हवा भर गई। घरों को जलाया गया और जलते हुए घरों और टूटी हुई बस्तियों के बीच कलिंगा के लाखों लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। दया नदी का पानी खून से लाल हो गया था। युद्ध जब खत्म हुआ, उसके कुछ दिन बाद अशोका ने कलिंगा के मैदान में अपने कदम रखे। हवा में जलन और खून की बदबू थी। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी। उसने कहा, महाराज, आप जीत गए, पर आपने किसे जीता? आपने तो मेरा वंश मिटा दिया। वो शब्द अशोका के दिल को चीर गए। अशोका आगे बढ़ा और उसने एक न्यूबॉर्न बेबी को देखा जो अपनी मरी हुई माँ का दूध पीने की कोशिश कर रहा था, पर दूध नहीं आ रहा था और वो भूख से तड़प रहा था। उस पल अशोका ने समझ लिया, ये जीत नहीं है, ये तो सत्यानाश हो गया है। तलवार ने उसे सम्राट बनाया था, पर तलवार ने उसकी आत्मा को मार दिया था। उसने चिल्ला कर कहा, ये मेरी विजय नहीं है, ये मेरा पश्चाताप है। आज से अशोका कोई युद्ध नहीं करेगा। ये मेरी विजय नहीं, ये मेरा पश्चाताप है। आज से अशोका कोई युद्ध नहीं करेगा। राजमहल लौटकर वो एक मॉन्क जैसा बन गया था। उसकी मुलाकात हुई निग्रोधा से, एक यंग बुद्धिस्ट मॉन्क। निग्रोधा सुसीम का बेटा था। निग्रोधा ने अशोका से कहा, महाराज, जीवन दुख से भरा है और उसका कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय पा लेता है, तभी उसे सच्ची शांति और करुणा का मार्ग मिलता है। इस बात ने अशोका के दिल को और बदल दिया। बाद में अशोका ने उपगुप्ता को अपना स्पिरिचुअल गुरु बनाया और अपनी तलवार को हमेशा के लिए रख दी। अब अशोका का लक्ष्य था टेरिटरी एक्सपांशन नहीं, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट। अशोका ने अपने राज का सबसे बड़ा नियम बनाया, धम्मा। इसका मतलब है इंसाफ, दया और सबके भले का रास्ता। उसने अपने साम्राज्य में एक ही पॉलिसी चलाई जिसमें अहिंसा, इंसानियत और सेवा सबसे ऊपर थे। उसने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, पानी के कुएं बनवाए और लोगों के जीवन को सुधारने के लिए मोरल एजुकेशन दी। अशोका ने अपने बेटे महेंद्रा और बेटी संघामित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वो वहां पर जाके बुद्ध का संदेश, शांति और ज्ञान पहुंचा सके। अशोका ने अपने दूत मिस्र, सीरिया और ग्रीस तक पहुंचाए और उन्होंने दुनिया को दया और अहिंसा का संदेश दिया। उसने अपने साम्राज्य के हर हिस्से में पत्थरों पर लिखवाया, मेरी प्रजा मेरी अपनी संतान जैसी है, मैं उनका सुख और कल्याण की इच्छा रखता हूँ। अशोका ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया, जिसके कारण बुद्ध धर्म में एकता आई और भारत का समय सुनहरा युग बन गया। उसने 37 साल तक राज किया, पर वो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि जनता का सेवक बन गया।
रात में वो भेष बदलकर लोगों के बीच जाता और उनके दुख को समझता और उनसे सीखता था कि लोगों का जीवन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद 232 बीसी में अशोका ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब एक सम्राट नहीं, एक युग खत्म हुआ, लेकिन उसकी दया, इंसाफ और इंसानियत वाली सोच आज भी दुनिया में जिंदा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।